तो दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और अपने चैनल पीयूष व्लॉग एंड एग्री पर। तो दोस्तों, बहुत दिन के बाद में आज वीडियो आ रहा है और आज का वीडियो जो है दोस्तों, ये मेनली होगा एग्रीकल्चर सेक्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि मेन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए होगा। ये क्लास 11th का चैप्टर 1 का मैं पूरा डेफिनेशन बताने वाला हूँ दोस्तों, जो कि हिंदी में दिया हुआ है बुक में, वो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताऊंगा आप सभी को, और एक एक तो टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो दोस्तों, लेसन 1 में दिया हुआ है कृषि विज्ञान का प्रारंभिक अध्ययन, और जिसको हम अपन इंग्लिश में बोलेंगे प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस। तो सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है दोस्तों डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का डेफिनेशन में दिया हुआ है, एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड लाइफ स्टॉक। Agriculture was the key of development in the rise of sedentary human cultivation, whereby farming of domesticated species created food surpluses that enabled people to live in cities. The history of agriculture began thousands of years ago. दोस्तों, एग्रीकल्चर का डेफिनेशन मेन ये होता है, एग्रीकल्चर का मतलब होता है ये है कि जिसमें आप पोल्ट्री आप करते हो, मछली पालन करते हैं, पशु पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं। ये होता है मतलब मेन एग्रीकल्चर सेक्टर में यही होता है। तो फिर इसके कुछ टाइप्स हैं दोस्तों, जो सोर्स हैं, कुछ मेन सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर मैं दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट में दिया हुआ है लैंड, ज़मीन। सेकंड में दिया है वाटर, एनिमल्स, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, इंजन्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, सीड्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, फार्मर और ऑर्गेनाइज़र। दोस्तों, ये जो एग्रीकल्चर का जो अब मैं जो इसमें बताया, पोल्ट्री और फिर पशुपालन, ये सब उसके लिए मेन ज़रूरत होता है लैंड का, वाटर का, एनिमल्स का, लेबर का, इलेक्ट्रिसिटी का। आप ये सब चीज़ अगर नहीं रहेगा तो आप ये नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में फिर दोस्तों अगला आता है अपना कृषि प्रणालियाँ, सिस्टम ऑफ फार्मिंग। दोस्तों, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में मेन पहला आता है ट्रेडिशनल फार्मिंग। ट्रेडिशनल फार्मिंग में फर्स्ट पॉइंट आता है शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड रिलेटेड बस फॉलो सिस्टम, और सेकंड पॉइंट आता है नोमैडिक हर्डिंग। उसके बाद फिर यहाँ दिया हुआ है सेमी कमर्शियल सिस्टम्स, क्रॉपिंग सिस्टम्स, मिक्स्ड सिस्टम्स। यहाँ क्रॉपिंग सिस्टम में दिया हुआ है राइस बेस्ड, फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है रूट क्रॉप बेस्ड, और थर्ड पॉइंट है ग्रेन लेग्यूम बेस्ड। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया हुआ मिक्स्ड सिस्टम में एग्री सिविकल्चर सिस्टम। सेकंड में दिया हुआ है सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है एग्री सिल्वो पेस्टोरल सिस्टम। उसके बाद में दिया हुआ है कॉमर्शियल सिस्टम। इसमें भी पेरिनियल क्रॉप्स और उसके बाद लाइफ स्टॉक दिया हुआ है। इसमें भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, प्लांटेशंस एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, ये हुआ पेरिनियल क्रॉप्स का, और लाइफ स्टॉक में हुआ रेंचिंग। इसके बाद में यहाँ दिया हुआ है द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन अ गिवन फार्म एंड द methods our practices that are used in production, this product is known as system of farming। मतलब कि जो आप उसमें प्रोसेस करते हैं, मेन ये होता है जो आप प्रोसेस करते हैं और जो सिस्टम से करते हैं, सिस्टम से उसको किसी अच्छे पद्धति से पानी देना, ये सब होता है, उसको मेनली कहते हैं सिस्टम ऑफ फार्मिंग। यहाँ पर जॉनसन्स ये बोले थे। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंडीशंस, मेन इंडियन कंडीशंस में क्या होता है, अब हम मेन अच्छे से डेफिनेशन के साथ समझेंगे। द कंडीशन ऑफ इंडियन फार्मर इज़ very poor. Around 80% of the farmers population consists of those farmers who own less than 1 hectare land over 1 or 2 hectare. Besides, agriculture provides employment to nearly 50%, but still contributes 15% to the GDP। मतलब कि यहाँ मेनली क्या दिया हुआ है कि हमारे जो इंडिया है हमारा, उसमें मेनली ऐसे 80% फार्मर्स हैं जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। बिसाइड एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू नियरली 50%, बट कंट्रीब्यूट्स 50% टू द GDP।
मतलब 15% GDP का, ये जो बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट बिसाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर उसमें जो GDP का जो 15% है वो सिर्फ एग्रीकल्चर से ही आता है। उसका नीचे में दिया हुआ है फॉलोइंग आर द मेजर सिस्टम्स ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट में दिया हुआ है इंडिविजुअल फार्मिंग, सेकंड में दिया हुआ है कलेक्टिव फार्मिंग, थर्ड में दिया हुआ है कोऑपरेटिव फार्मिंग, फोर्थ में दिया हुआ है स्टेट फार्मिंग, फिफ्थ में दिया हुआ है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। और इसको अपन एकदम अच्छे डेफिनेशन के साथ समझेंगे, आगे देखते हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है इंडिविजुअल फार्मिंग। तो दोस्तों इंडिविजुअल फार्मिंग में मेन ये होता है, देखते हैं पहले इसको डेफिनेशन। इंडिविजुअल फार्मिंग इज अ लेबर सिंक फॉर द रूरल पॉपुलेशन एंड लॉन्ग पॉलिसीज प्रमोटिंग इंडिविजुअलाइजेशन कंट्रीज कैन alleviate the social consequences of rural unemployment without sacrificing agricultural productivity। तो इंडिविजुअल फार्मिंग में क्या होता है दोस्तों, फ्रेंड्स, इंडिविजुअल फार्मिंग में ये होता है कि एक फार्मर के पास मान के चलिए 1 हेक्टेयर लैंड है। इंडिविजुअल फार्मिंग में वो जो फार्मर होता है वो अपने से ही उस लैंड में अपना वर्क करेगा, जो भी उसको करना होगा वो अपने से ही करता है खुद ही। इंडिविजुअल फार्मिंग से रूरल पॉपुलेशन मतलब जो रूरल एरियाज़ में होते हैं, जो अपने छोटे छोटे फार्म में खुद से खेती करते हैं या जो भी पोल्ट्री करते हैं या जो भी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर वो करते हैं, उसके बाद फिर खुद से ही मतलब वो करते हैं। ये होता है मेन इसमें इंडिविजुअल फार्मिंग में। और इंडिविजुअल फार्मिंग में मेन ये होता है कि किसान अपने लैंड का खुद स्वामी होता है, उसे जो करना होता है अपना खुद से करता है, और जो भी उसको सिस्टम लगाना है, जो भी करना है वो अपने मन से करेगा। और फिर सेकंड में आता है कलेक्टिव फार्मिंग। कलेक्टिव फार्मिंग एंड कम्युनल फार्मिंग आर वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन मल्टीपल फार्मर्स रन देयर होल्डिंग्स जॉइंटली एंटरप्राइज। मतलब कि इसमें कलेक्टिव फार्मिंग में क्या होता है कि 1 हेक्टेयर लैंड है, बहुत सारे किसान का है, इतने बड़े लैंड में इतना बड़ा एक फार्मर का है, इतना बड़ा एक फार्मर का है, इतना बड़ा एक फार्मर, सब फार्मर मिल करके और पूरे लैंड सब डिवाइड रहेगा अलग अलग, पर उसमें खेती मिल करके करते हैं, उसको कहते हैं कलेक्टिव फार्मिंग। और इस फार्मिंग में मेन क्या होता है कि जो भी चीज़ करेंगे उस फार्म लैंड के अंदर में, वो सब फार्मर मिल करके अब डिसाइड करके करते हैं, वो होता है कलेक्टिव फार्मिंग। मतलब कोई भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, सब मिल करके करेंगे। उसके थर्ड में आ जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। इट इज़ वर्किंग टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन एंड आवर cooperative agriculture is a system of organized agriculture established under an association owned and operated by the farmers of locality to have mutual benefits, cultivation and harvest of their farm products, purchase to farm equipments, machinery, etc., supply of inputs and lowest possible rates, processing and marketing of produce to earn maximum possible returns। ये होता है इसमें। मेन कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये होता है कि फॉर एग्जांपल किसी फार्मर के पास 1 हेक्टेयर लैंड है या 2 हेक्टेयर लैंड है, ज़मीन है, तो फिर वो फार्मर के पास इतना अर्निंग नहीं आएगा उस 1 और 2 हेक्टेयर लैंड से कि वो खुद अपना इक्विपमेंट्स खरीद सके या खुद वो उसमें इनपुट्स ला सके, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी होते हैं वो खुद इनपुट ला सके या खुद वो हर एक इक्विपमेंट्स खरीद सके। ये नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग में कि इतना बड़ा लैंड है और छोटे छोटे हर लैंड वाले मिलकर के एक समूह बनाते हैं, और उस समूह में मिल करके फॉर एग्जांपल 50 फार्मर्स मिल करके एक इक्विपमेंट्स लेंगे, जो भी होता है ट्रैक्टर वगैरह, जो भी होता है हार्वेस्टर वगैरह, वो सब एक एक लेंगे और उस एक ट्रैक्टर में एक हार्वेस्टर में वो पूरे अपने लैंड को सब वही एक से ही करेंगे, वही
इक्विपमेंट्स से ही करेंगे। उसमें क्या होता है, पर्टिकुलर फार्मर को इक्विपमेंट्स नहीं खरीदना पड़ता है, उससे कि उसका पैसा बच जाता है। और उसके बाद फिर यह होता है कि जो फार्मर मार्केट से जो भी होता है, सीड्स होते हैं और फिर जो भी फर्टिलाइज़र्स होते हैं, वो सब पर पर्टिकुलर फार्मर अगर लेने के लिए जाएगा तो उसको कॉस्टली पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा उसको व्हीकल का। तो इसमें कोऑपरेटिव फार्मिंग जो भी करते हैं वो सब मिल कर के करते हैं। वो फर्टिलाइज़र लेने के लिए जाएगा तो सब साथ में जाएंगे और एक ही व्हीकल में लेके आएंगे, तो व्हीकल का रेंट बचेगा। कोऑपरेटिव फार्मिंग में यही होता है कि सब मिल करके जो भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत बड़ा एग्जांपल है जो अमूल है। ये जो अमूल कंपनी चलता है, ये कोऑपरेटिव फार्मिंग से ही चलता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग से बहुत सारे फार्मर मिल करके इसको चलाते हैं। तो इसमें भी 4 टाइप्स होते हैं: कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग, कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग, कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। तो आइए हम लोग अब आगे इसको देखते हैं। कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग में यही होता है जिनके पास कम लैंड होता है। जो मैं कोऑपरेटिव फार्मिंग में आपका बताया, जो मेन ट्रैक्टर वगैरह हो गया, जो ट्यूबवेल्स हो गया, उसके लिए सब एक समिति बनाते हैं, सहकारी समिति जिसको बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। उसमें सब मिल करके अपने अलग अलग अपने अपने लैंड में खेती करते हैं। उसके बाद फिर मेन में आता है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। तो फिर आगे कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग देखते हैं। तो यहाँ पर आ गया है कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग। इन दिस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वेयर कंडक्ट बाय इंडिविजुअल्स ऑफ देयर होल्ड jointly with certain common agencies. These agencies form on their behalf for the collection and purchases of agriculture inputs such as seeds, fertilizer, equipment. कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में यही होता है जो मैं आपको कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये जो चारों टॉपिक है वो आ चुका है, मतलब पूरा आप समझ चुके हैं। उसके बाद भी मैं समझा दे रहा हूँ। कोऑपरेटिव फार्मिंग में मैं ये जॉइंट फार्मिंग में ये होता है इनपुट्स सच एस सीड्स, फर्टिलाइजर, इक्विपमेंट्स। मतलब जो भी इनपुट्स आता है, मतलब जो भी वहाँ लगाते हैं फार्मिंग उपज लेने से पहले जो भी उसमें लगता है वो सब मिल कर के लगाते हैं। सीड्स बताया, फर्टिलाइज़र बताया, सब मार्केट से साथ में लेकर के आते हैं। इक्विपमेंट्स बताया कि सब मतलब कि मिल करके एक लेते हैं, उसी से सब करते हैं। जो कोऑपरेटिव जॉइंट फार्मिंग में यही हुआ। उसके बाद फिर देखते हैं कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग। कोऑपरेटिव टेनेंट फार्मिंग सोसाइटी विच परचेसेस अवर लीजेस इन लैंड फ्रॉम द गवर्नमेंट और सेम प्राइवेट पर्सन्स and leases over the land to its members. The member cultivate the land and pay the rent falling to their share and society. कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग में मेनली ये होता है, ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन की जो भी फार्मर्स होते हैं वो समिति बनाते हैं और लीज में लैंड लेते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट से और सम प्राइवेट पर्सन जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। तो उसके बाद उसमें ले कर के मिल कर के फिर उसमें जो भी कोऑपरेटिव के द्वारा, मतलब समिति के द्वारा, फिर उसमें फार्मिंग करते हैं और जो भी उसमें फिर आउटपुट आता है उसको सब मिल करके फार्मर्स ले जा करके मार्केट में सेल करते हैं। ये होता है कोऑपरेटिव टेनेंसी फार्मिंग। उसके आ जाता है कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग। यहाँ आ गया है ग्रुप ऑफ फार्मर्स फ्रॉम अ कोऑपरेटिव सोसाइटी बाय पूलिंग देयर रिसोर्सेस voluntary for more efficient and profitable farming. It is the based on social ownership of the means of production and collective labor. इस फार्मिंग में क्या होता है, मतलब सब सेम ही है। समी मतलब कि जो भी सब मिल करके इसमें खेती करते हैं, उसके बाद फिर जो भी आउटपुट आता है उसको लास्ट में, जो भी उत्पादन आता है उसको लास्ट में सब कर मिल करके बराबर बराबर में बांट लेते हैं। और इस जो लैंड होती है उसका जो मालिक होते हैं वो समिति ही होती है। उसके बाद फिर में आ जाता है यहाँ पर में स्टेट फार्मिंग आता है। स्टेट फार्मर्स वेयर एग्रीकल्चरल फैक्ट्रीज वेयर ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वेयर नेशनलाइज्ड एंड द लेबर वॉज हियर्ड in the latter respect, state farms differed from other forms of socialist farming, including collective farm association for the joint cultivation of land and artels. इस स्टेट फार्मिंग में क्या होता है कि जो भी फार्मर्स का लैंड होता है उसको गवर्नमेंट अपने मतलब अंडर में ले लेती है
और फिर जो भी गवर्नमेंट के वहाँ पर में एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो भी वेतनभोगी वहाँ एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो उस फार्म को रन करते हैं, और जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ डेली वेजेस के रूप में मतलब कि काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो फिर यही होता है स्टेट फार्मिंग में। उसके बाद में फिर आ जाता है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। In what is known as capitalist, our state, our corporate farming land is held in a large areas by private capitalists, corporations or syndicates. Capital is supplied by one or a few persons or by many, in which in which case it runs like a joint stock company in which farms. The unit or organization is a large, the work carried with a higher level. कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में क्या होता है, ये कैपिटलिस्टिक फार्मिंग मतलब पूंजीवादी खेती। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग ये वर्ड से ही बहुत चीज़ समझ में आता है। कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में क्या होता है, जो पूंजीपति रहते हैं, जो कैपिटलिस्ट होते हैं, वो उस फार्म को हाईटेक मतलब सिस्टम से रन करते हैं। मतलब वेरी हाईएस्ट, मतलब कि अच्छे इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, बहुत अच्छे सिस्टम से उसको रन करते हैं। मतलब बहुत महंगे मशीन्स वहाँ लेकर के आते हैं। मतलब वो उसमें पूंजीपतियों का ही हाथ होता है, मतलब जो होता है ये कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में। उसके बाद फिर में आ जाता है साइज ऑफ होल्डिंग्स, नहीं सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फार्मिंग सिस्टम। मतलब जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं फार्मिंग सिस्टम को। साइज ऑफ होल्डिंग ऑफ द होल्डिंग एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेंसस, द एवरेज इतना अचीवमेंट्स ऑफ मीन्स लार्ज 1 मिनट। बहुत ही मतलब कि इजी पैराग्राफ है ये। साइज ऑफ द होल्डिंग्स एज पर द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेंसस, ये मतलब डिक्रीज फ्रॉम 2.28 हेक्टेयर्स इन 1970 to 1971 1 पॉइंट हेक्टेयर्स इन इतना, तो इतना मतलब कि ये घट चुका है। मतलब ये जो दिया हुआ है, ये जो ग्राफ दिया हुआ है, ये 2015 to 16 एज पर दिया हुआ है। अचीवमेंट्स ऑफ मीन्स मतलब कि लार्ज फार्मर्स कैन अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट, सच फार्मर्स कैन गेट मोर प्रॉफिट बाय यूजिंग द मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स इन डिमांड। मतलब इसमें भी वही दिया हुआ है जो आपको मैं कैपिटलिस्ट फार्मिंग में दिया। रिजल्ट ऑफ बिजनेस, टू मेक द फार्म बिजनेस सक्सेसफुल इट शुड बी रन प्रॉपरली, बेनिफिट्स ऑफ लार्ज प्रोडक्शन कैन बी अवेलेबल ऑफ सो कोऑपरेटिव सिस्टम फार्मिंग। मतलब इसमें मेन ये दिया हुआ है कि अगर आपको रिजल्ट ऑफ बिजनेस मतलब बिजनेस का रिजल्ट अच्छा चाहिए तो आपको फार्म को सिस्टम से रन करना पड़ेगा। और फार्म में जो मेन, अगर आपको अच्छा उसमें रिजल्ट चाहिए तो इसमें दिया हुआ मेन कोऑपरेटिव फार्मिंग, आपको अच्छा रिजल्ट आएगा कोऑपरेटिव फार्मिंग से। यूज़ of available facilities, some facilities like credit marketing facility can be availed by cooperative farming. The facilities are needed by every farmer but they are not able to take them due to small business results। मतलब इसमें यूज़ फैसिलिटीज़ का अच्छे से यूज़ करने को कहा गया। और फिर इसमें ये कहा गया कि बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो अपने जो इक्विपमेंट्स है मतलब जो भी खरीद नहीं पाते हैं और उसका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इट कैन बी। ये बहुत ही लंबा पैराग्राफ दिया है, मैं आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूँ। आप ये रीड करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा, साइड का नहीं दिख रहा है। सिस्टम ऑफ फार्मिंग में इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग में मेन ये दिया हुआ है कि जो आप फार्मिंग कर रहे हैं वो सिस्टम से किया जाना चाहिए। मतलब कि जो भी आप करें वो सिस्टम से करें। जो भी पानी देना होता है या जो पोल्ट्री में होता है, जो भी मतलब जो भी हो, द यूज ऑफ डेवलपमेंट फॉर गवर्नमेंट according to the agricultural system, natural calamities and climate change. Agriculture experts will have to adopt a guided farm to the ग्राउंड वाटर irrigation। वही सेम मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हैं ग्राउंड वाटर इरीगेशन, मतलब उसको सिस्टम से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद ही अगर आप सिस्टम से यूज़ नहीं करेंगे या एक सब सिस्टम बनाना चाहिए। अगर ग्राउंड वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसको वापस डालना भी है। जो रेन वाटर है हार्वेस्टिंग के सिस्टम से मतलब पूरा
फार्म का सेटअप बनाना पड़ेगा, सिस्टम, उसके बाद ही आपका जो सिस्टम है, सिस्टम ऑफ फार्मिंग में मेनली यही दिया हुआ है, जो भी फार्म आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सिस्टम से करें। और ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे, कोऑपरेटिव फार्मिंग एंड कलेक्टिव फार्मिंग, ये डिफरेंस दिया हुआ है, तो आप पीछे के बेस से ही ये डिफरेंस लिख सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर प्लेज अ वाइटल रोल इन द इंडियन इकोनॉमी। ओवर 70% एग्रीकल्चर 70% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट टू ओवर, मतलब कि इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी के जो 70% ऑफ रूरल हाउस होल्ड, मतलब डिपेंड्स ऑन, मतलब कि जो 70% जो पॉपुलेशन है रूरल हाउस होल्ड्स, मतलब सॉरी जो रूरल का जो 70% जो हाउस डिपेंड्स है वो एग्रीकल्चर पे है। और जो जीडीपी का टोटल जीडीपी प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ओवर 60%, 70% of to the total GDP and provides employment to the over 60% of the population, मतलब यही दिया हुआ है इसमें। उसके बाद फिर यहाँ पर ये टॉपिक जो वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए मैं ये रीड नहीं करूँगा, या आप अच्छे से रीड करके समझ लीजिएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में आ जाता है ये, उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में जाता है एग्रीकल्चर मशीनरी कंज्यूम, इसके बाद में आ जाता है ये, उसके बाद में फिर ये आ गया। वीडियो लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, टॉपिक वाइज वीडियो मैं लेकर के चैनल में आऊँगा, तो ये वीडियो जब भी अपलोड हो उसके एक दिन बाद आप चेक कर सकते हैं, टॉपिक वाइज वीडियो भी आ जाएगा, जैसे हॉर्टिकल्चर साइंस का टॉपिक, एग्रोनॉमी साइंस का टॉपिक, ये टॉपिक वाइज मैं लेकर के आ जाऊँगा। ये नोट्स देख करके आप बना लीजिएगा, और टॉपिक वाइज वीडियो आएगा तो उसमें से देख के समझ जाइएगा, दिया हुआ है। ये जो वीडियो बना है, अगर आप वीडियो अच्छे से देख लें, समझ जाएं, तो अगर आप एग्ज़ाम में बिना पढ़े भी जाएंगे, अगर अच्छे से समझ जा रहे हैं, आई थिंक 100 में से 80 में, ये तो चैप्टर 1 ही है अभी सिर्फ, मैं भी क्या बोलूँ, पूरा चैप्टर का वीडियो आएगा। जैसे ये मल्टीपल चॉइस है, उसके बाद फिर यहाँ नीचे में फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 5, 6। दोस्तों अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई ज़रूर मैं करूँगा। कुछ भी डाउट हो, अलग से किसी टॉपिक का वीडियो बनाना हो, क्वेश्चन आंसर में या क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, बेझिझक पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं आपको, नहीं तो ये क्वेश्चन आंसर एक एक मैं रीड करके और एक्सप्लेन करके बताता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ शेयर करें, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर क्लास 11th के, तो उनको शेयर ज़रूर करें। और कोई सा भी चैप्टर चाहिए, टॉपिक्स चाहिए, ज़रूर पूछ सकते हैं। तो
यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।